एक नेचुरल फिनोमिना के चलते अर्थ के पास दो सूरज आ गए और गर्मी से बचने के लिए लोगों को 200 साल तक जमीन के नीचे एक कॉलोनी बनाकर रहना पड़ा। मगर जिस बॉक्स में जमीन के अंदर से बाहर आने का नक्शा था उसके बारे में 200 साल बाद के लोग पूरी तरह से भूल चुके थे और उन्हें जमीन के नीचे की दुनिया ही असली दुनिया लगती थी। पर दिक्कत तो तब बढ़ना चालू हो गई जब जमीन के नीचे मौजूद रिसोर्सेज भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। अब ये सब असल में तब शुरू हुआ था जब अचानक से एक साइंटिस्ट को अर्थ के पास एक दूसरे सूरज के आने के बारे में पता चलता है और वो तुरंत ही उस समय के सबसे महान साइंटिस्ट, डेवलपर और आर्किटेक्ट के साथ एक मीटिंग करता है। उस मीटिंग के दौरान सबको समझ आ गया था कि आगे चलकर 200 साल तक अर्थ के सरफेस पर कोई भी नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो लोग उस समय पर धरती के नीचे बनाए जा रहे एक प्रोजेक्ट को सिटी ऑफ एम्बर नाम की एक जगह में कन्वर्ट करने का डिसाइड करते हैं। वो जमीन के नीचे मौजूद एक बहुत ही सुरक्षित जगह होने वाली थी जहाँ पर ही वो साइंटिस्ट इंसानों को रखने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। उस जगह पर 200 साल तक के लिए वो काफी सारे रिसोर्सेज को जमा करके रख देते हैं, जिसके बाद उस जगह से बाहर निकलने के लिए एक नक्शा बनाया जाता है जिसमें उस जगह से बाहर निकलने के सारे इंस्ट्रक्शन थे और उस नक्शे को एक खास तरह के बॉक्स में रख दिया गया था जो कि 200 साल बाद अपने आप ओपन होगा। फिर साइंटिस्ट ने उस बॉक्स को सिटी ऑफ एम्बर की पहली मेयर को दे दिया था जिसे उस बॉक्स को जनरेशन टू जनरेशन बाकी मेयर्स को पास ऑन करना था। इसके बाद सारी चीजें बहुत बढ़िया से चलती हैं, मगर 7वें मेयर के टाइम पर अचानक से उनकी मौत हो जाती है और वो 8वें मेयर को उस बॉक्स को पास ऑन नहीं कर पाते। 8वें मेयर को अब उस बॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए बाकी सारे लोग भी धीरे धीरे उस बॉक्स के बारे में भूल चुके थे। सबको यही लगता था कि सिटी ऑफ एम्बर से आगे इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। अब लगभग 50 साल बाद 200 साल पूरे हो चुके थे और वो बॉक्स एक जगह पर पड़ा पड़ा अपने आप खुल गया था। अब एम्बर सिटी में लॉरिस नाम का एक बंदा अपने बेटे डून के कमरे में जाता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन के लिए तैयार हो रहा था। असल में आज डिसाइड होने वाला था कि गांव के कौन से बच्चे को कौन सी जॉब दी जाएगी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सिटी ऑफ एम्बर की लाइट चली जाती है, क्योंकि सिटी ऑफ एम्बर को पूरी तरह से जनरेटर से चलाया जाता था। लेकिन 200 साल पूरे हो जाने की वजह से अब उस जनरेटर में ज्यादा जान नहीं बची थी और यही रीजन था कि इस जगह में पहली बार एक ही हफ्ते में तीसरी बार पावर कट हुआ था और हर पावर कट का ड्यूरेशन पहले वाले से ज्यादा लंबा होता जा रहा था। और अब क्योंकि डून और बाकी सबको इस 200 साल वाले फंडे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए डून का मन तो यही था कि वो किसी भी तरह से आज जनरेटर मैकेनिक की जॉब को हासिल कर ले, क्योंकि पहला लॉरिस भी एक जनरेटर मैकेनिक था और दूसरा डून का तो यही मन था कि वो जनरेटर को पूरी तरह से सही करके सिटी ऑफ एम्बर को हमेशा रोशन रख सके। अब डून इस जगह से सीधा सेलिब्रेशन वाली जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसकी ही एज के और भी काफी सारे लोग मौजूद थे और वहाँ पर मेयर कॉल आए हुए थे जो ही उन लोगों को उनका काम देने वाले थे। उस फंक्शन की तरफ लीना नाम की एक लड़की भी भागते हुए आ रही होती है क्योंकि उसको भी जॉब चाहिए थी, लेकिन फंक्शन में पहुंचने से पहले वो थोड़ा सा लेट हो गई थी। तब जैसे तैसे वो टाइम पर पहुंचने के बाद अपने सभी साथियों के साथ सिटी ऑफ एम्बर का नेशनल सॉन्ग गाती है और बाद में कॉल एक एक करके सभी बच्चों के सामने एक झोली को लेकर जाता है जिसमें से ही उन्हें एक पर्ची निकालनी थी और पर्ची पर जो काम लिखा होता उन्हें वही काम दिया जाता। लेकिन डून की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि पहली पर्ची के दौरान ही एक बच्चे को जनरेटर मैकेनिक का काम मिल गया था। इससे वो बच्चा तो काफी ज्यादा खुश था, मगर डून का तो इससे मुंह उतर जाता है। तब लीना को उस समय पर पाइप वर्क मिलता है जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर जब डून की बारी आती है तो उस समय पर उसे पोस्टमैन यानी कि मैसेंजर का काम मिला था। अब क्योंकि लीना और साथी डून दोनों को ही अपना काम पसंद नहीं था, इसीलिए वो दोनों ही अपनी अपनी पर्ची को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पाइप वर्क करने का मतलब था कि डून को भी उसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ पर जनरेटर मौजूद है। और रही बात लीना की, तो लीना का तो पहले से ही सपना था कि वो मैसेंजर बन जाए। तब लीना खुशी खुशी अपने घर पे भागती हुई जाती है और अपने पड़ोसियों को बताने के बाद वो अपनी दादी को भी बता देती है कि उसे मैसेंजर की जॉब मिली है। बहुत टाइम पहले लीना के माँ बाप गुजर चुके थे और वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी जिनको डिमेंशिया की बीमारी थी। अभी के लिए वो उसकी छोटी बहन पॉपी के बारे में भूल गई होती है और पॉपी पीछे वाले कमरे में बुरी तरह से शैतानी मचा रही थी। दूसरी तरफ डून जब अपने घर पर पहुंचता है तो वहां पर वो अपने पिता को अपनी जॉब के बारे में बताता है और वो उसकी जॉब से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वो अपने हाथों से बनाया हुआ एक तोहफा डून को देते हैं, जिससे डून थोड़ा सा तो खुश हुआ था, मगर कहीं ना कहीं अभी भी वो इस बात की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि उसे जनरेटर मैकेनिक की जॉब नहीं मिली। तो वो थोड़ी देर अपना मूड सही करने के लिए बाहर चला गया था, जहाँ पर उसको एक घायल कीड़ा दिखाई देता है, पर डून उसकी मदद करके उसको सही कर देता है। आगे रात में लीना अपने घर पर पॉपी को सुलाने के बाद अपने पिता के कुछ वॉइस मैसेजेस को सुनने लगती है जो कि उसके पिता ने अपनी एक जर्नी के दौरान रिकॉर्ड करे थे। असल में उसके पिता के हिसाब से सिटी ऑफ एम्बर के बाहर एक बहुत ही बड़ी दुनिया थी और वो उसी को ढूंढना चाहते थे।
मगर किसी को भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं था और जो इंसान उनके साथ बाहर की दुनिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था उसके बारे में भी लीना के पिता की मौत के बाद किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। अब थोड़ी देर उन मैसेजेस को सुनने के बाद लीना भी एक ड्राइंग को बनाने लगती है जिसमें वो आसमान में नीला कलर कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपने पिता की बातों पर भरोसा था कि सिटी ऑफ एम्बर के बाहर एक बहुत ही बड़ी दुनिया है जहाँ पर आसमान पूरी तरह से नीला है। खैर अब सुबह लीना जल्दी उठ जाती है और अपनी यूनिफॉर्म को पहनने के बाद बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने पहले दिन के काम को करने लगती है। सब लोग उसकी सर्विस से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और लीना अपनी जिम्मेदारी के बारे में अपने सुपरवाइजर की बातों को भी सही से मान रही थी। वहीं डून भी अपने काम पर आ गया होता है जहां पर उसका सुपरवाइजर उसको एक हेलमेट देते हुए उस पर उसका नाम लिखने को बोलता है ताकि अगर किसी दुर्घटना के दौरान उसकी मौत हो जाए तो उसको हेलमेट की वजह से पहचाना जा सके। इवन पहले के टाइम पर ये हेलमेट जिस आदमी के पास था वो भी पानी में डूबने की वजह से मारा गया था और उसकी बॉडी की पहचान भी नाम की वजह से हुई थी। वहीं जब लीना क्लैरी नाम की एक औरत के पास उसका संदेश लेकर जाती है तभी अचानक से उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है और वो लोग काफी सारे गार्ड्स को देखते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा डरे हुए आदमी को अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो आदमी असल में एक प्रोहिबिटेड एरिया की तरफ चला गया था और उसके हिसाब से उसने वहाँ पर एक बहुत ही बड़े क्रीचर को देखा था। वो उस क्रीचर के सींग को भी गार्ड को दिखाने की कोशिश करता है मगर वो गार्ड उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अब उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद लीना नोटिस करती है कि उस आदमी ने उस सींग को वहीं पर फेंक दिया था, इसीलिए वो सींग को उठाकर अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ डून अभी अपने सुपरवाइजर सूल के साथ एक टनल में आया होता है जो कि जनरेटर रूम के पास ही मौजूद थी। वहाँ पर काफी सारे पाइप खराब हो रखे थे और उन लोगों का काम यही था कि वो लीक कर रहे पाइप में से उनके लीकेज को किसी तरह से बंद कर दें। असल में उनके पास पाइप को चेंज करने के लिए नए पाइप नहीं होते और लास्ट टाइम उन पाइप को 20 साल पहले बदला गया था। तब डून वहाँ पर सूल से जानने की कोशिश करता है कि जनरेटर रूम के पास इतनी बड़ी बड़ी टनल्स क्यों बनाई गई थी, मगर सूल के पास तो इस बात का कोई जवाब ही नहीं था क्योंकि जो काम उसको करने के लिए भेजा गया था वो सिर्फ उसी काम पर ध्यान देता था। इसीलिए वो डून को भी ऐसा ही करने को बोलता है, मगर डून वहाँ पर उसके पास से उस जगह का मैप चुरा लेता है क्योंकि उसे जनरेटर रूम में जाकर जनरेटर को देखना था और उससे ये भी पता करना था कि वो टनल वाला रास्ता कहाँ पर जाता है। अब उस मैप की मदद से जनरेटर रूम की तरफ जाते हुए रास्ते में उसे 351 नंबर का एक कमरा दिखाई देता है। उस कमरे के बारे में मैप पर भी कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए सभी लोग उस कमरे को काफी ज्यादा खतरनाक मानते थे और अभी डून भी उस कमरे को इग्नोर करता हुआ वहां से आगे चला जाता है। तो वो पाइप पर चढ़ते हुए एक तरह की सीलिंग टाइप एरिया में पहुंच गया था जहां पर जाते ही उसे अचानक से एक गार्ड देख लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाता है। अब डून को तो ये बात समझ ही नहीं आती कि वो बंदा बस उसके वहां पर जाने से इतना ज्यादा गुस्से में क्यों आ गया। इसी बारे में सोचते हुए वो अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पूरे शहर की लाइट एक बार वापस से चली जाती है। उस समय पर सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक कर गए थे, पर किस्मत से ड्यून की मुलाकात अब लीना से हो जाती है। वो दोनों उसी जनरेटर की प्रॉब्लम के बारे में बातें करने लगते हैं और ड्यून को वैसे भी लग रहा था कि उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि किसी भी वक्त वो जनरेटर पूरी तरह से काम करना बंद कर सकता है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स आ जाती है और स्पीकर में अनाउंसमेंट के जरिए सारे पाइप वर्कर और साथ ही इंजीनियर्स को एक जगह पर बुलाया जाता है। अब ड्यून भी उस तरफ पर जा ही रहा था कि लीना अचानक से उसको अपने पास मौजूद जानवर का वो सींग दिखाती है जो कि उसे उस आदमी की वजह से मिला था। उस सींग के बारे में सब कुछ जानकर ड्यून काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो सींग उसको एक बीटल का लग रहा था। अभी के लिए ड्यून उस सींग को अपने पास रखकर वहां से चला जाता है और लीना भी तब वहां से भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है ताकि वो अपनी दादी और साथ ही अपनी बहन को देख सके। घर पहुंचने पर उसकी दादी काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत ही जरूरी चीज को ढूंढ रही हो, मगर ना तो उस चीज के बारे में उन्हें अच्छे से याद था और ना ही उन्हें ये पता था कि वो उस चीज को क्यों ढूंढ रही थी। लेकिन बात चाहे जो भी थी, उनके हिसाब से वो चीज सच में काफी ज्यादा जरूरी थी। मगर लीना अभी इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देती और पॉपी को देखने के लिए अंदर वाले रूम में चली जाती है। पॉपी ने आज भी हमेशा की तरह उस जगह पर सारा सामान फैलाया हुआ था और वहाँ पर असल में वही खास बॉक्स भी रखा हुआ था जो कि 200 साल बाद अपने आप खुलने वाला था। तब उसकी दादी उस बॉक्स को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि असल में वो उसी बॉक्स को ढूंढ रही थी। मगर अभी उन्हें ये बात याद नहीं आती कि वो उस बॉक्स को ढूंढ क्यों रही थी। इसीलिए लीना भी अभी इस बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करती और तुरंत ही वहाँ पर से अपने काम पर चली जाती है। दूसरी तरफ ड्यून अपने काफी सारे साथियों के साथ पाइप वर्क और जनरेटर को सही करने में लगा हुआ था, मगर इस बार का जनरेटर मैकेनिक यानी कि रॉस उसको बताता है कि जनरेटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और अब उसे किसी भी हालत में सही नहीं करा जा सकता।
पहले ड्यून को जिस आदमी ने बाहर फेंका होता है उसका नाम ल्यूपर था और इस खराबी के बारे में जानने के बाद वो तुरंत ही लीना से इस बारे में मेयर को बताकर आने को कहता है। लीना भी तब जल्दी ही वहां से मेयर के ऑफिस में पहुंच गई थी, जहां पर वो अपने ग्रैंडफादर की फोटो को भी देखती है जो कि उस शहर के 7वें मेयर थे। वहां पर और भी बाकी सारे मेयर की फोटोज बनी हुई थी, लेकिन लीना वहां पर नोटिस करती है कि जो बॉक्स असल में उसको मिला था वैसा ही बॉक्स उन सभी मेयर ने अपने हाथ में पकड़ रखा था, मगर उसके दादा के बाद बनने वाले मेयर के हाथों में वो बॉक्स नहीं होता। अब वैसे तो लीना उस बॉक्स के बारे में मेयर से पूछना चाहती थी, मगर वो कॉल से ज्यादा बातें ना कर उसको बस मैसेज देती है और वापस से अपने काम पर लौट जाती है। दूसरी तरफ ड्यून अपने घर पर आकर लॉरिस को वो बड़ा सा सींग दिखाता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि वो सींग वहां पर कैसे आया होगा, लेकिन लॉरिस उस सींग को देखने के बाद उससे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता और उसको बस उसके काम पर ध्यान देने को बोलता है। वहीं लीना वो अपने घर पर आकर सबसे पहले उस बॉक्स को खोलती है जिसमें उसे पॉपी के द्वारा चबाए गए कुछ इंस्ट्रक्शन पेपर मिलते हैं और साथ ही उसमें अजीब तरह का एक ग्लास पैनल भी रखा हुआ था। उसको देखकर लीना को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो अपनी दोस्त के पास जाकर उस ग्लास पीस के बारे में पूछने की कोशिश करती है, मगर किसी को भी उस ग्लास पीस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी अचानक से वापस से वहां की बिजली जाने लगती है और एट द सेम टाइम लीना की दादी की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो डॉक्टर के उनके पास आने पर भी वो लगातार बस यही बोल रही थी कि उस बॉक्स से कुछ बहुत ही जरूरी जुड़ा हुआ है। तो पॉपी को भी थोड़ी सी खांसी होने लगती है और डॉक्टर को उसको चेक करने पर उसके मुंह में एक और कागज का टुकड़ा मिलता है। वो कागज का टुकड़ा भी उन्हीं पेपर से मैच कर रहा था जो कि लीना को उस बॉक्स में मिले थे। अब लीना उनको जोड़कर उन्हें पढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से वापस से शहर की लाइट चली जाती है और लीना जब इसके बाद डरते हुए पॉपी के साथ अपनी दादी के कमरे में जाती है तो तब लाइट आ तो जाती है, लेकिन लीना नोटिस करती है कि उस समय तक उसकी दादी चल बसी थी। ये देखकर लीना काफी जोर जोर से रोने लग गई थी। अब उसकी दादी का फ्यूनरल हो जाने के बाद लीना को पॉपी के साथ मर्डो नाम की एक औरत के घर पर रहने के लिए भेज दिया गया था, जो लीना और पॉपी का पूरी तरह से ध्यान रखने के लिए तैयार थी। खाना खाते समय लीना उससे पावर कट के बारे में बात करने लगती है, मगर मर्डो उसको टेंशन ना लेने को बोलती है। लेकिन लीना इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी और क्योंकि अब उसे उन इंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानना था, इसीलिए वो पेपर को लेकर तुरंत ही ड्यून के पास जाती है और जैसे ही ड्यून उस हैंड राइटिंग को देखता है तो वो तुरंत ही अपने साथ उसको अपने पुराने स्कूल में लेकर जाता है, जहाँ पर मौजूद एक बहुत ही बड़ी बुक के अंदर वैसी ही हैंड राइटिंग में किसी ने कुछ चीजें लिखी हुई थी। तब जाकर उन लोगों को समझ आता है कि असल में जो नोट्स उनको मिले हैं वो नोट जरूर ही उन बंदों के होंगे जिन्होंने इस सिटी को बनाया होगा। पर तभी अचानक से वहां पर गार्ड के आ जाने से उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन ड्यून तब उससे पहले ही वहां से वो बुक चुरा लेता है। अब उस बुक को अच्छे से चेक करने पर उन्हें उसमें और भी काफी सारे क्लूज मिल गए थे और साथ ही उसे उन्हें उन टनल्स का मैप भी मिलता है जिसमें उस 351 नंबर कमरे के बारे में अच्छे से मेंशन था। अब इंस्ट्रक्शन पेपर को अच्छे से पढ़ने पर उन्हें वहां पर एग्जिट लिखा नजर आता है, जो देखकर वो दोनों तुरंत ही उन टनल्स में छानबीन करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर वो उस 351 रूम नंबर को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से दो लोग वहां पर चिल्लाते हुए आते हैं जिन्होंने अपने खाने को गिरा दिया था, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर क्रीचर पड़ा था। तब उस मॉन्स्टर क्रीचर और उन दोनों आदमियों के वहां से जाने के बाद वो लोग उस खाने के पैकेट को देखते हैं, जिन्हें देखने के बाद लीना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जल्दी ही उनके शहर का खाना भी पूरी तरह से खत्म होने वाला था। वो इस बारे में ड्यून से बातें कर ही रही होती है कि तभी अचानक से उसकी नजर ड्यून के हेलमेट पर पड़ती है जिस पर लीना के पापा का नाम लिखा हुआ था। मतलब कि उसके पिता पहले के टाइम पर पाइप वर्क का काम करा करते थे, जिस दौरान ही वो अपनी बाहर की दुनिया की खोज को भी चालू रखते थे और ऐसे ही पानी में डूबने से एक दिन उनकी मौत हो गई। तब अपने पिता के बारे में और ज्यादा जानने के लिए लीना वहां पर से क्लैरी के पास जाती है, जो कि उसे बताती है कि असल में उसके पिता को लगता था कि उनके शहर की टनल के अंदर मौजूद नदी किसी तरह से उन्हें शहर के बाहर ले जाएगी, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, और यही सोचकर उन्होंने नदी में छलांग मार दी थी, पर डूबने से उनकी मौत हो गई थी। लीना को ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब वो अपने घर में मिले बॉक्स को कॉल को देने का डिसाइड करती है। उसको ही ढूंढते हुए वो अपने स्कूल में वापस से पहुंच गई थी, जहां पर वो लिजी से कॉल के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन लिजी तो उसे देखकर अजीब तरह से बिहेव करते हुए भागने लग गई थी। लेकिन तब एक बच्चे के टकराने से लिजी के हाथ से एक पाइनएप्पल गिरता है। उस पाइनएप्पल को देखकर तो लीना के पूरी तरह से होश ही उड़ गए थे, क्योंकि पाइनएप्पल उनके शहर में काफी साल पहले खत्म हो चुके थे। लिजी इस बारे में लीना से किसी को कुछ भी ना बताने को बोलती है, क्योंकि उसको वो पाइनएप्पल उसके बॉयफ्रेंड लूपर ने दिया था। लेकिन ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात होती है, इसलिए लीना तुरंत ही इस बारे में ड्यून को बताती है और वो लोग समझ जाते हैं कि मेयर और साथी लूपर गांव वालों से कुछ ना कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे थे।
इसीलिए वो दोनों वापस से टनल के अंदर पहुंच जाते हैं और 351 कमरे के रूम के लॉक को तोड़ने के बाद वो अंदर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस जगह पर मेयर ने अपने लिए काफी सारा खाने का सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था, जिसके बारे में शहर वालों को कुछ भी नहीं पता था। वहीं पर ही वो अपने पेट को अच्छे से भरने के बाद सो रहा होता है, जो देखकर ड्यून और लीना को काफी गुस्सा आता है। लेकिन अभी वो लोग कुछ ना करके सीधा वापस चले जाते हैं और लीना के घर में सोचने लगते हैं कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। उस समय पर पॉपी को सोना था, इसीलिए लीना उसको लोरी की जगह अभी उसके पापा की रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है, जिसमें जैसे ही ड्यून लीना के पापा के साथ मौजूद दूसरे आदमी की आवाज सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि असल में वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पिता लॉरिस था। मतलब कि लॉरिस भी लीना के पिता के साथ बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, मगर लीना के पिता की मौत के बाद लॉरिस काफी ज्यादा डर गया और उसने बाहर जाने के रास्ते को ढूंढने के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिया। ये सब जानकर ड्यून तुरंत ही लॉरिस से जाकर इस बारे में बात करता है, मगर लॉरिस के हिसाब से वो लोग वहां से बाहर नहीं निकल पाए थे, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ लीना जाकर मेयर के खाने की चोरी के बारे में उसके पर्सनल असिस्टेंट बार्टन को बताती है, मगर बार्टन भी मेयर के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो लीना को पकड़कर जबरदस्ती मेयर के पास ले जाता है। लीना भी तब बहादुरी के साथ उस मेयर से डायरेक्टली उस बारे में बात करती है, मगर मेयर तभी उसके हाथ में वो बॉक्स नोटिस करता है और उसको देखने की डिमांड रखता है। अब वैसे तो लीना ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, मगर मेयर उसको जबरदस्ती पकड़ने वाला था, पर तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है। लीना तब अचानक से मेयर की पॉकेट में वैसे ही एक ग्लास पैनल को देखती है, जैसा ग्लास पैनल उसको बॉक्स में मिला था। इसीलिए लाइट जाने का फायदा उठाकर वो तुरंत ही उस ग्लास पैनल को चुराती है और वहां से भाग जाती है। मेयर तब समझ गया था कि लीना के साथ जरूर ही ड्यून मिला होगा, इसीलिए वो ड्यून के घर पर लीना को ढूंढने के लिए अपने काफी सारे गार्ड्स को भेज देता है, मगर लॉरिस जानबूझकर उन लोगों को अपनी बातों में उलझा कर रखता है और तब तक ड्यून को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, जो कि रास्ते में लीना के साथ मिलकर क्लैरी के घर में जाकर छुप गया था। लेकिन जल्दी ही बार्टन अपने काफी सारे साथियों के साथ आकर कार्ली के घर में भी तोड़फोड़ करने लग जाता है, लेकिन कार्ली भी उस समय पर लीना और ड्यून की मदद करती है और बार्टन को अपनी बातों में फंसाकर जैसे तैसे लीना और ड्यून को वहां से निकलने का टाइम दे देती है। तब लीना और ड्यून वापस से लॉरिस की एक जगह पर आ गए थे, जहां पर आने के बाद उन्हें लॉरिस के द्वारा बनाई गई एक बाईसाइकिल मिलती है, जिसको ही लेकर वो दोनों वापस से टनल के पास जाने लगते हैं। वहां पर आने के बाद वो दोनों जनरेटर रूम के पास चले गए थे और उन्होंने बॉक्स खोलकर उन दोनों ग्लास पैनल को आपस में जोड़ दिया था। उसके अंदर वैसा ही साइन बना होता है जैसा कि जनरेटर रूम के ऊपर बना हुआ था, और इसका मतलब कि वो दोनों एकदम सही जगह पर आए थे। दूसरी तरफ मेयर की सच्चाई के बारे में अभी किसी को भी नहीं पता था और अभी के लिए वो सिटी के लोगों के साथ बातें करते हुए उन्हें प्रेयर करने को बोल रहा था, क्योंकि उनके पास खाने की सच में काफी ज्यादा कमी थी। जब सारे के सारे लोग इन सभी कामों में बिजी होते हैं, उस समय पर पॉपी की चिंता करते हुए उस भीड़ के बीच में लीना पहुंच जाती है और सबकी नजरों से बचाकर जैसे तैसे पॉपी को अपने साथ उस जनरेटर रूम में ले जाती है। वहां पर से वो तुरंत ही 311 रूम नंबर में चले गए थे, जहां पर जाने के बाद वो लोग बॉक्स के अंदर मिले इंस्ट्रक्शन पेपर को पढ़ने लगते हैं। उसके हिसाब से उस जगह पर काफी सारी अलमारियों के बीच में एक ऐसी अलमारी मौजूद थी जिससे वो लोग एक सीक्रेट जगह पर जा सकते थे। तो वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही पास में मौजूद एक व्हील को घुमाते हैं, जिससे तुरंत ही एक अलमारी उनके सामने आगे आती है और उन दोनों को उसके पीछे एक हिडन कंपार्टमेंट का रास्ता मिलता है। उस कंपार्टमेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा जनरेटर रूम मौजूद था, जहां पर एक टरबाइन लगा हुआ था, पर उस टरबाइन के नीचे पानी का लेवल काफी ज्यादा लो था। तभी अचानक से वो लोग पास में मौजूद एक बोट को भी देखते हैं, जिसको देखने के बाद वो लोग समझ गए थे कि सच में वो लोग इस बोट में बैठकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उन्हें उस जगह के पानी के लेवल को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर वो लोग बिना पानी के लेवल को बढ़ाए उस बोट को चलाते तो बोट टरबाइन के नीचे आने से पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। इसीलिए वो लोग वापस से उस इंस्ट्रक्शन वाले पेपर को पढ़ने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि पानी के लेवल को वो लोग एक खास रूम की मदद से बढ़ा सकते थे। उस मैप में उस रूम तक जाने का रास्ता भी मौजूद था, इसीलिए वो लोग जल्दी से उस रूम के सामने जाते हैं और वहां पर मौजूद एक खाली जगह पर उस की वाले पैनल को लगाते हैं, जिससे उस रूम का दरवाजा भी खुल जाता है। अंदर जाने पर उन्हें एक छोटा सा कंट्रोल रूम मिला था, जहाँ पर मौजूद लीवर को घुमाने पर सच में उस जगह का वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पर तब तक टरबाइन में कुछ खराबी आ गई थी, जिस कारण से वो टरबाइन पूरी तरह से चल नहीं रहा होता। लेकिन उतने में ही वहां पर सूल पहुंच जाता है, जो कि तुरंत ही उस टरबाइन को सही करने में लग गया था। शुरुआत में तो सूल से टरबाइन सही नहीं होता, इसीलिए ड्यून उसके पास जाकर उसको लॉरिस का बनाया हुआ एक टूल देता है और उसकी मदद से सूल बड़े आराम से उस टरबाइन को सही करने लगता है। लेकिन जल्दी ही उसमें एक गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि उस टरबाइन को चलाने के लिए अब किसी को उसको पकड़कर खड़ा होना पड़ेगा और सूल ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
मगर इससे पानी का स्तर बढ़ जाने से सूल की वहां पर मौत हो जाती, इसीलिए ड्यून उसको अपने साथ चलने को लगातार बोल रहा था। मगर स्यूल अब उन दोनों को उस सिटी से बाहर भेजने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने तक को तैयार था। जल्दी ही वहां पर पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और जहां पर सब लोग प्रे कर रहे थे उस जगह पर भी काफी सारा पानी आने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ सूल के काफी ज्यादा जिद करने पर ड्यून उसकी बात को मान जाता है और जल्दी से पॉपी और लीना के साथ बोट में बैठने के बाद उस टरबाइन के ऊपर से होता हुआ एक छोटी सी केव में पहुंच जाता है। वहीं मेयर को भी समझ आ गया था कि शायद शहर में कोई गड़बड़ हो गई है, इसीलिए जल्दी से भागता हुआ वो 311 रूम नंबर के पास जाने लगता है, क्योंकि उस रूम को पूरी तरह से एयरलॉक सिस्टम से बनाया गया था। इसीलिए अगर बाहर पूरी तरह से पानी भर भी जाता तब भी उस रूम के अंदर पानी कभी भी नहीं आता। लूपर भी तब उसके साथ जाने की कोशिश करता है, मगर मेयर सच में काफी ज्यादा शेल्फिश था, इसीलिए वो तुरंत ही लूपर को धक्का देकर अकेले ही उस रूम के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन उसके वहां पर जाते ही उसकी फट के 4 से 64 हो गई थी, क्योंकि अभी के लिए वहां पर बड़ा सा मॉन्स्टर क्रीचर मौजूद था जिसने अगले ही पल मेयर के ऊपर अटैक करके उसकी जान ले ली थी। वहीं लीना, ड्यून और साथ ही पॉपी तीनों ही पानी के प्रेशर को झेलते हुए टनल से होकर सीधा एक लेक में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लेक थी और वहां से ऊपर जाने का रास्ता भी मौजूद था। वो तीनों तुरंत ही उस जगह पर जाकर काफी सारे बोर्ड्स को देखते हैं जिसमें बच्चों और औरतों के संभल कर चलने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे और उनको ही पढ़ते हुए वो लोग जैसे तैसे बाहर आ जाते हैं। पर बाहर एकदम गुप्त अंधेरा था, जो देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे और अब उन दोनों को लगने लगता है कि शायद शहर के लोग पूरी तरह से सही थे कि इस सिटी से बाहर कोई भी दुनिया मौजूद ही नहीं है। इसीलिए अभी के लिए वो लोग जमीन पर लेटकर वहीं पर सो जाते हैं। मगर अगली सुबह जब पॉपी की आंख खुलती है तो वो बाहर का नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा खुश थी, पर क्योंकि उन्हें ऐसी जगह पर सोने की आदत नहीं थी इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि बाहर कोई दुनिया ही मौजूद नहीं है। अब लीना भी काफी ज्यादा खुश होकर आसपास की जगह को देखने लगती है और तभी पास में उसे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिसके अंदर से झांकने पर उसे नीचे सिटी ऑफ एम्बर दिखाई दे रही थी। अब क्योंकि वो लोग अपने शहर वालों को भी पूरी तरह से बचाना चाहते थे, इसीलिए ड्यून सबसे पहले एक कागज में अपने और लीना के बाहर आने के बारे में लिखता है, जिसके बाद वो बाकी सारे शहर वालों से ऊपर आने को बोलता है। उसने उस लेटर को एक पत्थर पर बांधकर नीचे की तरफ छोड़ दिया था, जो कि किस्मत से लॉरिस को मिलता है और लॉरिस उस लेटर को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा खुश था। इसका मतलब साफ था कि अब लॉरिस भी अपने बाकी सारे गांव वालों को लेकर जल्दी ही ऊपर की तरफ आ जाएगा। वहीं लीना, पॉपी और ड्यून अभी बाहर के नजारे का पूरी तरह से मजा ले रहे थे, क्योंकि अर्थ का सरफेस अब पूरी तरह से हील कर चुका था और उन तीनों को अब बस इसी चीज का इंतजार था कि जल्दी से उनके सिटी के लोग भी ऊपर आकर इस नजारे को अपनी आंखों से देख पाएं। अब वैसे हमारी अर्थ के पास 2 सूरज तो नहीं आए, पर सच में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो मुझे भी लगता है कि शायद हमारी गवर्नमेंट को इस पिक्चर से थोड़ी सी सीख लेकर जमीन के नीचे हम लोगों के लिए भी घर बनाने चाहिए। अब वैसे आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। अब आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।